अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 161 यानी 121वीं मुलाकात है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कोरोना से एहतियात कीजिए। आपको 2000 में वापस लिए चलूँगा पुर्तगाल, जिसका कैपिटल लिस्बोन से तकरीबन बहुत मशहूर सिटी है इनका कोइम्ब्रा, कोई 350 किलोमीटर। फिर आगे 20-25 किलोमीटर जगह है पोकारीसा। ये बिल्कुल अटलांटिक ओशन के बिल्कुल करीब है, कोई 30-35 किलोमीटर। क्योंकि जब मैं वहाँ पे पेइंग गेस्ट रुका तो भाई के दोस्त के पेरेंट्स के साथ और उसके एक दो दफ़ा दोस्तों के साथ भी मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि मैंने वहाँ से इमिग्रेशन लेनी थी और मुझे तलाश थी किसी स्पॉन्सर की। और ज़्यादातर काम वहाँ रेस्टोरेंट पे ही है। मुझे तो बस नुमाइशी तौर पे लेटर चाहिए था। मैंने ना वहाँ रुकना था ना काम करना था। खैर, एक पुर्तगाली लड़के से मुलाकात हो गई। उसका रेस्टोरेंट था। पीने पिलाने का उसे बहुत शौक था। दोस्तों की महफिलों में खोया रहता वो। पीते वहाँ सभी हैं। जैसे हमारे यहाँ गुड़ का, शक्कर का शरबत या घरों में लस्सी पी जाती है, इस तरह वहाँ पे वाइन पी जाती है, अल्कोहल भी पी जाती है, लेकिन वो ज़्यादा वीकेंड पे पीते हैं। मैंने उन्हें बड़ा क्लोजली वॉच किया है, क्या मेल क्या फीमेल। वाइन तो सभी पीते हैं, लेकिन अल्कोहल ज़्यादा वीकेंड पे मेल पीते हैं। और मैंने देखा कि नीट पीते हैं। हमारे इधर कोई 2-3 घूंट पी ले तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि आज इसने पी है। वहाँ लोग पीते हैं और मैंने देखा कि सेंस में रहते हैं। ख़ासकर वीकेंड पे जो बार और डिस्कोज होती हैं, वहाँ पे खूब रश होता है। वन कांट इमेजिन कि ये जो आदमी बैठ के पी रहा है, ये अगले दिन दफ्तर में काम कैसे करेगा। लेकिन मैंने देखा कि वो बिल्कुल जेन्युइन हालत में होता है अगले दिन। हर 10वें बार में घर ने वहाँ पोकारीसा में घर में वाइन कशीद करने की, शराब कशीद करने की पट्टी लगा रखी थी और घरों में ही खेती बाड़ी करके अंगूर लगा रखे थे। वहीं से वो पूरे साल का स्टॉक कर लेते। उनके घरों में बाकायदा एक रूम होता और जिस तरह शहद की मक्खी ने छत्ते में छोटे छोटे सुराख रखे होते हैं, इस तरह दीवारों में उन्होंने सुराख बनाए होते हैं और वहाँ पे 400-500 बोतलें उन्होंने रखी होती हैं, जो उनकी साल भर की ज़रूरत के लिए काफ़ी होती है। जब भी उन्होंने खाना खाना है, हमारी तरह वो खाना नहीं खाते, सालन वगैरह नहीं बनता। कोयलों पे फ़िश फ्राई कर ली, चिकन कर लिया, ऊपर जैतून का तेल थोड़ा सा छिड़क लिया खाने से पहले, नींबू निचोड़ लिया और ब्रेड का पीस लेके खा लिया। या ब्रेड के पीस निकाले, बीच में कुछ चीज़ रखा, जूस का डिब्बा लिया, उससे खाया, बाद में बियर पी ली।
बियर ऐसे ही पी जाती है जैसे हमारे यहाँ पानी, सत्तू, लस्सी, शक्कर का शरबत। पानी उनके सिर्फ बाथरूमों में, टॉयलेटों में और वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। मैं जिस इलाके में गया, उन्होंने मुझे पहला सवाल यही किया, क्या आप लोग पानी पीते हैं? फिर अंगूर के मुतल्लक कहा कि आपके मुल्क में अंगूर होता है। मैंने कहा हाँ। मुझे भी उन्होंने ऑफ़र की वाइन की। मैंने कहा ये हमारे मज़हब में हराम है। तो कहने लगे अंगूर है पाकिस्तान में? मैंने कहा है। हम वो खाते हैं फ्रूट समझ के, जो मुझे टूटी फूटी पुर्तगेज़ी आती थी। तो उसने कहा कि अजीब लोग हैं आप, अंगूर खाते हैं लेकिन इससे बनी वाइन नहीं पीते। खैर, एक चीज़ और मैंने उनके घरों में देखी, एक दो दफ़ा उसकी सिस्टर भी आई। तो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि उसने खाने के वक्त पे, जबकि वो टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, मैं भी मौजूद था, उसने एक मर्तबा भी अपनी बहन से नहीं कहा कि खाना खा लो। खैर, वो चंद घंटे रुकी चली गई। मैंने टूटी फूटी ज़ुबान में उनसे पूछा कि तुम्हारी सिस्टर आई थी, तुमने उससे खाना नहीं पूछा? तो उसने कहा मैं उसे खाना क्यों पूछती, वो आई जब खाने के वक्त थी, तो अगर उसने खाना खाना था तो वो मुझे बता के आती। यकीनन वो घर से खा के आई होगी। मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने अगला सवाल किया। मैंने कहा चलें आप उसे कुछ पानी यानी बियर वगैरह कुछ भी जो आपका रवाज है। वो कहती है फ्रिज पड़ी हुई है, अगर उसे प्यास ही तो खुद पी लेती। मैंने सोचा हम तो यहाँ मिन्नतें ही करते रहते हैं और डरते रहते हैं जब कोई रिश्तेदार आ जाए, या अल्लाह खैर करी किते खिदमत च कोई कमी रह गई तो इन्हें हर पासे ढोल बजा देना। बल्कि यहाँ तक भी होता है कि जो मेरे सामने बर्तन रखा था वो भी साफ़ नहीं था। खैर, मैंने देखा वो बहुत सी चीज़ों में हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और यही वजह है कि उनकी आपस की फैमिलीज़ की कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हम बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और जब नहीं पूरी होती तो फिर हम शिकवे शिकायतें करते हैं। उनका कल्चर हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोने का टाइम, खाने का टाइम, मिलने जुलने का तरीका, घर की सफाई वगैरह बहुत ख्याल रखा जाता है। एक दफ़ा उसने मुझे कहा कि सूपा यानी सूप पीना है। मैंने हाँ कर दी। मैंने बताया वो एजेड थी, अब आप 65, कांगो में वो वजारत ख़ारजा में रह चुकी थी, वहाँ की जो पैलेस थी वहाँ वो मुलाजिम थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने सफ़ेद चने उबाले और सफ़ेद चनों का जो पानी उबला हुआ पानी था वो उसने कप में डाल के मुझे दे दिया। ये उनका सूप था। फिर एक दफ़ा उसने कहा कि मैं कहवा बनाने लगी हूँ। मैंने कहा ठीक है। हमारे यहाँ संतरे होते थे पहले, लीमू से बड़ा थोड़ा सा, तो
कहने लगी मैं कहवा बनाने लगी। मैंने कहा ठीक है। मैं भी किचन में पास ही खड़ा हो गया। उसने पानी बॉयल किया। वो जो संतरा टाइप था या लीमू से बड़ा तुर्श फल था, उसकी उसने स्किन उतारी, जैसे हम कद्दू को छीलते हैं पकाने से पहले, बैंगन से छिलका उतारते हैं, करेले से छिलका उतारते हैं। उसने पील किया उसे और वो छिलका गर्म पानी में डाला, बीच में चीनी की एक क्यूब डाली और मुझे दे दिया कि ये लें जी, ये आप पिएं। वो वाकई बहुत लजीज था। ये उनका कहवा था। फिर एक दिन उसने फिर पूछा, मैंने हाँ कर दी। उस दिन उसने पुदीना लिया, वो पानी में डाल दिया, खौलते पानी में, बीच में चीनी की क्यूब, और मुझे सर्व की। वो वाकई बहुत लजीज था। मेरे लिए उन्हें थोड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि मैं मुस्लिम फूड खाता था। हलाल चिकन का तसव्वुर बड़ा मुश्किल था वहाँ, तो ज़्यादा वो फ़िश ही ले आते थे। फ़िश वो ज़्यादा, उन्होंने बारबेक्यू का सामान रखा हुआ था, बारबेक्यू का, उसी पे वो कोयलों पे बना लेते थे। इस तरह मेरा गुजारा हो जाता था, भूख नहीं मिटती थी। ये मेरा लाइफ का पहला तजुर्बा था। फिर सुबह शाम मुझे काम तो कोई होता नहीं था, बस उस लड़के से मैं फ़ोन पे राब्ते में रहता था। उसने मुझे एग्रीमेंट दे दिया, एक डिपार्टमेंट में जाके हमने उसको जमा करा दिया। अब उस डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव करना था। वहाँ का जो इंचार्ज था वो छुट्टी गया हुआ था। वो तकरीबन उसने 2 हफ्ते बाद आना था। इस तरह मेरा स्टे लंबा हो गया। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मजबूरी भी थी। खैर, जिनके घर में पेइंग गेस्ट ठहरा था, उन्हीं का मिलने वाला वहाँ पे कोई ऑफिस में था, तो उन्होंने कोई तल्लक लड़ा के तो एग्रीमेंट साइन करवा लिया। बाकी पेपर मेरे रेडी थे। अब मैंने इमिग्रेशन वालों के पास जाना था, जहाँ से मुझे वीज़ा मिलना था। 8 बजे का शायद दफ्तर का टाइम था। मैं गया, वो मुझे साथ ले गए, लेकिन पता चला कि जितनी पर्चियाँ देनी थी वो दे चुके हैं। नाकाम वापस आए। उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ देना अच्छा भी नहीं लगता था। अगले दिन फिर उनके साथ हम गए। फिर हम तकरीबन सुबह 4-5 बजे निकल गए। सुबह 5 बजे भी निकले तो 8-10 बंदे लाइन में लगे थे, लेकिन शुक्र है कि मेरे लिए गुंजाइश थी, मैं भी लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई मैं अंदर गया। खैर, उन्होंने मुझसे कोई सवाल जवाब तो नहीं किए ज़्यादा। पासपोर्ट ज़रूर चेक किया, एंटी वीज़ा स्टैम्प पे, और उन्होंने शायद 2-3 दिन का टाइम दिया। इस तरह मैं अपना पासपोर्ट जमा करा के वापस आ गया। भाइयों को मैंने हॉलैंड में इतला कर दी कि इस तरह मेरे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, उम्मीद है कि मुझे वीज़ा मिल जाएगा। मेरे लिए वो वीज़ा था और ना ही मेरे लिए वो वीज़े से ज़्यादा अहमियत रखता था, लेकिन पाकिस्तान में यूरोपियन कंट्री का वीज़ा या इमिग्रेशन हासिल करना बहुत मुश्किल है। लोग 20-20, 25-25 लाख देने को तैयार होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उसकी रहने से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं थी। खैर, 2 दिन बाद वो वीज़ा भी मुझे मिल गया। पासपोर्ट मैंने लिया।
मैंने उस औरत को और उसके हस्बैंड को कहा कि जो पेइंग गेस्ट का मेरा बिल है वो उन्होंने मुझे बताया, वो बड़ा माकूल था। मैंने उन्हें पे किया और रिक्वेस्ट की कि मुझे कोइम्बरा बड़ी मशहूर जगह है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे छोड़ा, क्योंकि पोकारीसा जहाँ ठहरे थे वहाँ पे टैक्सियों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, देहात था। खैर वो मुझे कोइम्बरा रेलवे स्टेशन पे छोड़ गए, जहाँ से मैंने लिस्बन ट्रेन का टिकट लिया। ट्रेन ऐन वक्त पे पहुँच गई। वैगन का नंबर ऊपर लिखा हुआ था। ट्रेन आई, मैंने नंबर पढ़ा और बैठ गया। मैं ही एक था जो एशियाई था, बाकी सारे या टूरिस्ट थे या वहाँ के लोकल से। बड़ी साफ़ सुथरी ट्रेन थी। इस तरह मैं कोई 3 साढ़े 3 घंटे बाद लिस्बन पहुंचा। इससे आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। वहाँ गांधी रेस्टोरेंट है इंडियन का, जो अमृतसर से तल्लक रखते थे। जब हम पहली दफ़ा गए थे भाई खालिद के साथ, हमने खाना वहाँ खाया था। वो ज़रा हमसे मनहूस हो गए थे। इस तरह जब मैं कोइम्बरा से वापस पहुँचा तो मैं गांधी रेस्टोरेंट पे गया, वहाँ पे खाना खाया, क्योंकि उनके घर में रह के जो मजबूरन खाना पड़ता था वो वाकई मजबूरी थी। वहाँ पेट भर के खाना खाया। वो बड़ा ख्याल करते थे, इज़्ज़त करते थे। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह 1-2 मज़ेदार वाक़े की बात होगी वहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।